हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैब क्लासेस। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने अकाउंटिंग के ऊपर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट के ऊपर इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपका रिवीजन अच्छी तरीके हो जाएगा और आप चेक कर पाओगे कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए अपने वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस? हम ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं? देखिए, हम सिंपली ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को असरटेन करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। तो राइट आंसर आएगा बी, टू असरटेन ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ इज ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट? सिंपली ग्रॉस प्रॉफिट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट सिंपली होता है सेलिंग प्राइस माइनस द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हम सेलिंग प्राइस में से माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, तो हम पहुंच जाते हैं किस पर? अपने ग्रॉस प्रॉफिट पर। तो इसका भी राइट आंसर आएगा बी, ठीक है ना, यानी कि एसपी माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड अ डायरेक्ट एक्सपेंस इन द ट्रेडिंग अकाउंट? देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट में हम सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस को ही रिकॉर्ड करते हैं और इनमें से डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है? कैरेज इनवर्ट। कैरेज इनवर्ट जो होता है उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस मानते हैं, जबकि कैरेज आउटवर्ड जो होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, इफ द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट एक्सीड्स द क्रेडिट साइड, व्हाट इज द रिजल्ट? अगर ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है तो इसका क्या मतलब है? इसका सिंपली मतलब है कि हमें ग्रॉस लॉस हुआ है। हमें क्या हुआ है? हमें लॉस हुआ है। तो राइट आंसर बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, वेयर इज द बैलेंस ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट ट्रांसफर्ड? ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस कहाँ ट्रांसफर होता है? देखिए, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो हमें मिलता है क्या? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। उसको हम सिंपली ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो राइट आंसर बी आएगा। अभी तक 5 क्वेश्चन किए हैं तो शायद पांचों के पांचों का आंसर बी आया। क्या सीन हो गया? विच प्रिंसिपल डिटिकेट्स which principle dictates that closing stock is valued at cost और market price whichever is lower? देखिए, कौन से प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग्स में हम क्या करते हैं? जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है उसको हम वैल्यू करते हैं या फिर रिकॉर्ड करते हैं। आप ये कह सकते हैं कि उसको हम रिकॉर्ड करते हैं मार्केट प्राइस में या उसकी कॉस्ट प्राइस में, दोनों में से जो भी कम होगी उस पर रिकॉर्ड करेंगे, उस पर शो करेंगे। तो वो कौन से प्रिंसिपल फॉलो करते हुए हम करते हैं? तो हम प्रूडेंस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए करते हैं और प्रूडेंस प्रिंसिपल का ही दूसरा नाम है प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्टिज्म। तो राइट आंसर आएगा ए। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं, समझते चलते हैं। क्वेश्चन को अच्छी तरीके पढ़ो ताकि आपको समझ आ जाए। इफ क्लोजिंग स्टॉक अपेयर्स इन द ट्रायल बैलेंस, वेयर शुड इट बी रिकॉर्डेड? देखिए, अगर क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर शो हो रहा है तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? अगर वो बाहर रिकॉर्ड होता है, शो होता है, सॉरी, अगर वो बाहर शो होता है तो उसको हम सिंपली एक तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो करते हैं और एक बैलेंस साइड की एसेट साइड में शो करते हैं। लेकिन अगर वो ट्रायल बैलेंस के अंदर शो होता है तो फिर हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो नहीं करते, हम उसको सिर्फ एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में ही शो करते हैं। तो राइट आंसर आएगा बी, ओनली ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट आर एडजस्टेड परचेजेस इक्विवेलेंट टू? एडजस्टेड परचेजेस किसको कहा जाता है? तो एडजस्टेड परचेजेस सिंपली कहा जाता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को। किसको कहा जाता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को हम क्या कहते हैं? एडजस्टेड परचेजेस। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है, कैसे निकालते हैं? उसमें हम ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, ठीक है ना, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करते हैं, यही होता है ना। खैर, अब आप मुझे बताइएगा कि ये जो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बोला है ये एडजस्टेड परचेजेस का है या नेट परचेजेस का है? तो ये भी याद रखना, ठीक है ना। अगर आप
ये टॉपिक कर चुके हैं तो आपको पता है कि मैंने क्या बोला है, और अगर मैंने कोई गलती की है कि नहीं की है वो बोलने में, और अगर नहीं किया है करेक्ट है तो बहुत अच्छा है, अगर किया तो गलती किया तो रिकॉर्ड कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, क्योंकि कमेंट तुम करते ही नहीं हो बिल्कुल भी। देखते ही एक आधा बंदा है तो उसमें भी उसके बाद भी कमेंट करते ही नहीं है भाई। अगर पूरा देखते हो बेनिफिट मिलता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। इस चैनल पे ऐसे ही आपका पूरे एमसीक्यूज लाने की कोशिश करूंगा और आपका इतना अच्छा रिवीजन करवा दूंगा कि जिसके बाद आपको मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। विच आइटम इज डिडक्टेड फ्रॉम परचेजेस टू अराइव एट नेट परचेजेस। देखिए, हम जब परचेजेस में से रिटर्न आउटवर्ड, यानी कि रिटर्न आउटवर्ड किसको कहा जाता है? परचेज रिटर्न को। जब हम परचेजेस में से परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड को डिटेक्ट कर देते हैं तो उसके बाद हम नेट परचेजेस में पहुंच जाते हैं। ठीक है ना? तो राइट आंसर इसका आएगा रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है ना? इधर लिख देता हूं बी। ठीक है ना? जान लेना। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ दीज शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन सेल्स इन द ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स में हमको क्या नहीं इंक्लूड करना है? देखिए, कैश सेल्स ऑफ गुड को तो करना है, क्रेडिट सेल को भी करना है और सेल ऑफ सर्विस को भी करना है, क्योंकि अगर कोई सर्विस प्रोवाइडिंग एंटरप्राइज है तो वो तो सर्विस ही प्रोवाइड करेगा, तो उसकी सेल तो वही है, वो भी करना है। लेकिन अगर हम फिक्स्ड एसेट की सेल करते हैं तो उसको हम सेल्स में नहीं शो करते, क्योंकि वो हम उस गुड या उस प्रोडक्ट में डील नहीं कर रहे हैं। वो एक हमारे लिए एडिशनल गेन हो सकता है जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में शो करेंगे। अगर गेन हुआ है तो क्रेडिट साइड, अगर लॉस हुआ है तो डेबिट साइड। ठीक है ना? तो सी, सेल ऑफ अ फिक्स्ड एसेट लाइक फर्नीचर को हम रिकॉर्ड शो नहीं करते हैं, इंक्लूड नहीं करते हैं सेल्स में। सिंपल सी ये बात है। तो 10th का राइट आंसर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। हाउ आर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स ट्रीटेड इन द अकाउंट्स। जो हम गुड्स को फ्री सैंपल की तौर पर बांटते हैं तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है? सिंपली वो हम परचेजेस से डायरेक्ट डिडक्ट करते हैं, क्योंकि उसकी वजह से परचेजेस तो कम हो रही है ना। पहली बात, वो सेल तो है नहीं है कि हम सेल में दिखाएंगे। ठीक है ना? ना ही वो एसेट है और ना ही हम इग्नोर करेंगे, तो उसको हम परचेजेस में से डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है? तो राइट आंसर बी है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। देखिए, अगर हमने सिंपल सी बात है कि व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर हम क्रेडिट साइड में पहली एंट्री कर रहे हैं, अगर हम एंट्री कर रहे हैं और पहली एंट्री जो है क्रेडिट साइड में आ रही है, तो इसका मतलब है कि हमें ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था। तो इसका क्या मतलब है? इसका सिंपली मतलब है हमें ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था, और पहली एंट्री भी वही आएगी, टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है ना? टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट रेवेन्यू इनकम। देखिए, इनमें से कौन सी ऐसी जो रेवेन्यू इनकम है वो इनडायरेक्ट इन नेचर है, वो डायरेक्टली बिजनेस के जिसे कहते हैं ना ऑपरेशन से कनेक्टेड नहीं है, बट इनडायरेक्टली है। जैसे कि डिस्काउंट रिसीव्ड, वो हमारे लिए फ़ायदा है पर वो डायरेक्टली बिजनेस के रिलेटेड नहीं है। ठीक है ना? तो उसको हम इनडायरेक्ट रेवेन्यू कहते हैं और उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में शो करते हैं। ठीक है ना? सारे आंसर बी आ रहे हैं तो आधा तो ध्यान मेरा उसकी तरफ चला जाता है कि सारे आंसर कैसे बी आ रहे हैं। विच कैटेगरी ऑफ एक्सपेंस इंक्लूड गोडाउन रेंट एंड कैरेज आउटवर्ड। देखिए, कौन से कैटेगरी ऑफ एक्सपेंस है वो इंक्लूड करेंगे गोडाउन रेंट और कैरेज आउटवर्ड, यानी कि गोडाउन रेंट और कैरेज आउटवर्ड ये कौन से टाइप के एक्सपेंस है? तो सिंपली ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है। ये क्या है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। तो ये याद रखना। तो राइट आंसर बी है, जो कि मेजोरिटी आज बी ही आ रहे हैं, तो ये भी है। ओके, हाउ आर अब नॉर्मल लॉसेस लाइक फायर डैमेज नॉट कवर्ड बाय इंश्योरेंस हैंडल्ड। देखिए, जब भी कोई अब नॉर्मल लॉस होगा तो उसकी ट्रीटमेंट सिंपल यही होगी कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको डेबिट करेंगे, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको डेबिट करेंगे। ठीक है? तो राइट आंसर बी है,
डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। व्हाट इज द नेट इनकम अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन। तो देखिए नेट इनकम क्या होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सेक्शन से। द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड परचेजेस, नहीं बिल्कुल नहीं। द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यूज एंड टोटल एक्सपेंसेस, बिल्कुल। नेट इनकम का मतलब है कि डिफरेंस किसके बीच में, टोटल रेवेन्यू कितना आया है और टोटल एक्सपेंस कितना हुआ है, उन दोनों के डिफरेंस को हम कहते हैं नेट इनकम। तो राइट आंसर आएगा बी, द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंसेस। तो क्वेश्चन नंबर 17 है एक्सपेंसेस दैट आर पर्सनल इन नेचर फॉर द प्रोप्राइटर शुड बी। देखिए अगर जो ऑनर है, प्रोप्राइटर है, प्रोप्राइटर, यार एक तो वर्ड फंबल होते हैं, एक तो पूरा दिन कर करके ना आधी रात को रिकॉर्ड करना पड़ता है, तो जिसकी वजह से माइंड बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हुआ होता है, तो वर्ड भी सही तरीके निकलते, पता ही नहीं चल रहा होता मैं बोल क्या रहा हूँ। खैर उस बात को साइड रखते हुए हम देखते हैं कि जो ऑनर है, ठीक है ना, अगर एक सिंगल फर्म है जिसका सिंगल ऑनर है, सोल प्रोप्राइटर है, तो उसका जो एक्सपेंसेस होंगे पर्सनल इन नेचर होंगे, उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, ठीक है ना। पर्सनल एक्सपेंसेस, देखिए पर्सनल जहाँ पर भी वर्ड आ जाता है ना, तो चाहे वो बड़ी कंपनी हो या एक सोल प्रोप्राइटर हो, कोई भी हो, तो उसका सिंपली मतलब होता है ड्राइंग्स। क्या उस मतलब होता है उसका, ड्राइंग्स। और हम ड्राइंग्स को क्या करते हैं, हम ड्राइंग्स को ट्रीट करते हैं कहाँ पर, बैलेंस शीट में। कहाँ पर, ये लिख लो कि हम ड्राइंग्स को कहाँ शो करेंगे, बैलेंस शीट में, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं शो करते, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो नहीं करते। तो इसका राइट आंसर आएगा ट्रीटेड एज ड्राइंग्स एंड नॉट चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। विच ऑफ दिस इज अ फाइनेंशियल एक्सपेंस, इनमें से कौन सा फाइनेंशियल एक्सपेंस है। देखिए ऑफिस रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, डेप्रिसिएशन, ऑडिट फीस, ये सारे एक्सपेंस है, लेकिन इनमें से फाइनेंशियल एक्सपेंस है इंटरेस्ट ऑन लोन्स, ठीक है ना। हम लोन लेते हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट देते हैं, दैट इज फाइनेंशियल एक्सपेंस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है अ बैलेंस शीट इज डिस्क्राइब्ड एज अ स्टेटमेंट शोइंग। देखिए बैलेंस शीट जो है वो एक स्टेटमेंट है, और वो क्या शो करती है, वो सिंपली सोर्सेज और एप्लीकेशन ऑफ कैपिटल को शो करती है कि हमारे पास कैपिटल या फिर मनी आई कहाँ से है, और हमारे पास क्या है, हमारे पास एसेट क्या है, करंट एसेट कितने हैं, फिक्स एसेट कौन से हैं, लाइबिलिटी कितनी है, ठीक है ना। इसको हम सिंपली ये कह सकते हैं सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ कैपिटल। ये नाम याद रखना कि ऐसे ही पूछा जाता है तो उधर थोड़ा इंसान कंफ्यूज हो जाता है, तो ये नाम याद रखना, सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 20 है वाई इज अ बैलेंस शीट कॉल्ड अ बैलेंस शीट। देखिए बैलेंस शीट को हम बैलेंस शीट क्यों कहते हैं, देखिए सिंपली इसलिए कहते हैं क्योंकि ये शीट होती है बैलेंसेस का लेजर अकाउंट के, रियल और पर्सनल, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको हम क्लोज नहीं करते, हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लोज नहीं करते। और ये रियल और पर्सनल, जैसे रियल में आ गया एसेट्स, पर्सनल में आ गया डेटर्स जिनसे हमने पैसे लेने हैं, क्रेडिटर्स जिनको हमने पैसे देने, ठीक है ना। तो इट इज़ अ शीट ऑफ बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट रियल एंड पर्सनल नॉट क्लोज बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो राइट आंसर अगेन बी है। आज जिसको मैंने लिखने के लिए दी था उसने आसान काम किया, बी में ही सारे आंसर लगा दिए। व्हाट डिस्टिंग्विशेस अ बैलेंस शीट फ्रॉम अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बैलेंस शीट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या चीज़ डिफर करती है। देखिए सिंपल सी मैं आपको बात बताता हूँ कि बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होती है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो एक अकाउंट है, नाम में आ रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और बैलेंस शीट जो है ना एक पर्टिकुलर डेट को बनाई जाती है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो एक पीरियड के लिए बनाया जाता है। तो उस हिसाब से इसमें राइट आंसर आ जाएगा बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस इज एन अकाउंट। तो राइट आंसर अगेन बी है, ठीक है ना। क्या कि बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है और प्रॉफिट एंड लॉस एक अकाउंट है। तो क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिक्स्ड एसेट। इनमें से फिक्स्ड एसेट क्या है, स्टॉक ऑफ गुड्स, मशीनरी, कैश एट बैंक, अकाउंट्स रिसीवेबल। तो देखिए सिंपली इसमें से जो एसेट है फिक्स्ड एसेट वो है मशीनरी। एसेट तो सारे ही हैं,
लेकिन मशीनरी जो है वो हमारा फिक्स्ड एसेट है। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट आर इंटेंजिबल एसेट्स। देखिए इंटेंजिबल एसेट सिंपली वो होते हैं जिनको हम देख या टच तो नहीं कर सकते लेकिन जिसकी एक वैल्यू होती है, जैसे कि गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट। इनको हम टच या देख नहीं सकते बट इनकी क्या होती है, इनकी एक वैल्यू होती है। तो राइट आंसर आएगा ए। तो क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ दिस इज अ फिक्टिशियस एसेट्स। इनमें से कौन सा जो है एक फिक्टिशियस एसेट है। पेटेंट्स जो कि एक इंटेंजिबल एसेट है, प्रीपेड रेंट जो कि हमारे लिए एसेट है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स वो भी हमारे लिए एक हिसाब से, वो भी हमारे लिए क्या है, एक हिसाब से हमारा एसेट आप कह सकते हैं या इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। मेन एसेट्स तो तब होगा ना कि जब वो प्रॉफिटेबल होगा, बट आप इसको इन्वेस्टमेंट मानिए। लेकिन जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये हमारे लिए एक फिक्टिशियस एसेट्स है। अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, देखिए ये एक ऐसा बड़ा खर्चा होता है जो कि हम करते हैं और ईयर बाय ईयर उसको हम क्या करते हैं, कम करते रहते हैं, मतलब उसका एक्सपेंस शो करते हैं। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, अब किसी ने 1 करोड़ रुपया जो है एडवर्टाइजमेंट में लगाया कंपनी ने, तो अब वो हर साल अपना बताएगी 5 सालों के लिए कि 20 लाख का खर्चा शो करेगी कि हर साल उस एडवर्टीजमेंट के लिए 20 लाख खर्चा जा रहा है, ठीक है ना। तो सिंपली ये होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है बी, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। तो राइट आंसर भी मैं मार्क कर लेता हूँ, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो व्हाट इज अ कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी क्या होती है, देखिए एक ऐसी लाइबिलिटी जो होगी कि नहीं होगी वो फ्यूचर पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। उसका अभी हम नहीं कह सकते कि होगी नहीं होगी। तो सिंपली ये ऐसी लाइबिलिटी होती है, ऑप्शंस के हिसाब से देखो तो अ लाइबिलिटी दैट डिपेंड्स ऑन द हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टन फ्यूचर इवेंट, जो कि फ्यूचर इवेंट पर डिपेंड करता है कि वो होगी कि नहीं होगी। अपने कोर्ट पे केस किया हुआ है, ठीक है ना, तो अब आप जीतोगे कि नहीं जीतोगे फ्यूचर पर डिपेंड करता है कि आपने किसी डेटर्स मतलब किसी बंदे के साथ किया हुआ था कि भाई वो मेरा एसेट ले गया ये वगैरह कुछ भी, तो वो फ्यूचर पर डिपेंड करेगा कि आपको वो मतलब प्लेंटी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो सिंपल ये वो होता है कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, उसको कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, हाउ शुड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस बी ट्रीटेड इन द बैलेंस शीट। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब है कि आपने इनकम पहले ही रिसीव कर ली है लेकिन अभी तक आपने सर्विस नहीं दी। यानी कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आप ट्यूशन पढ़ाते हो, तो आपने नवंबर में ही, नवंबर की एंडिंग में दिसंबर की भी फीस ले ली, अभी आपने दिसंबर में बच्चों को पढ़ाया नहीं है, तो वो आपके ऊपर एक लाइबिलिटी है कि दिसंबर में आपको पढ़ाना है, क्योंकि आपने पैसे तो पहले ही ले लिए हैं तो आपने पढ़ाना ही पढ़ाना है। तो सिंपली ये क्या होता है, जो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस होता है वो एक लाइबिलिटी होती है। तो बैलेंस शीट में भी हम इसको एज अ लाइबिलिटी बताते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, इफ रेंट इज पेड इन एडवांस हाउ इज इट कैरेक्टराइज्ड। देखिए अगर आपने रेंट एडवांस में पे कर लिया है तो इसका मतलब वो आपके लिए करंट एसेट बन गया है, ठीक है ना। अब आपके लिए वो करंट एसेट बन गया है। तो ये ऊपर की तरह ही है, तो इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि वीडियो की लेंथ उतनी बढ़े ना। व्हाट इज द अकाउंटिंग एंट्री फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हमारे लिए लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी का क्या होता है, देखिए लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। चलो ये बात तो हमें पता चल गई। अब एक्सपेंसेस का डेबिट होता है बैलेंस, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी कि लाइबिलिटी का होता है क्रेडिट। तो इस हिसाब से आंसर आएगा डेबिट एक्सपेंस अकाउंट एंड क्रेडिट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। तो राइट आंसर अगेन बी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। एक्रूड इनकम, इनकम अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड इज शोन एज अ। देखिए आपने सर्विस दे दी है पर उसके लिए अभी आपको पैसा नहीं मिला, ठीक है ना। मतलब कि ये आप ऐसे समझिए, आप कहीं काम कर रहे हैं, महीना खत्म हो गया, आपने अपनी सर्विस दे दी लेकिन आप ये आपको सैलरी नहीं मिली, तो सिंपली वो आपके लिए एक एसेट है और वो बैलेंस शीट में शो होगा, ठीक है ना, एन एसेट इन द बैलेंस शीट। तो राइट आंसर आएगा बी, ओके।
इफ आउटस्टैंडिंग रेंट इज 14,000 एंड रेंट पेड इज 50,000, व्हाट टोटल अमाउंट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए आउटस्टैंडिंग का क्या ट्रीटमेंट है मैं बताता हूँ। पहले तो जो खर्चा होता है, जैसे यहाँ पर रेंट है, तो जो रेंट होगा, ठीक है ना, वो 50,000 है तो 50,000 तो इधर आएगा, ठीक है ना। 50K लिख रहा हूँ मैं, ज़्यादा अब क्या करना, 50K लिख रहा हूँ। अब आप क्या करोगे, उसमें ऐड कर दोगे, ठीक है ना। क्या ए का मतलब ऐड है, चलो ऐड डी भी लगा देता हूँ। ऐड कर दोगे आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट जो कि 14K है, ठीक है ना, और टोटल फिर शो करोगे। तो इस हिसाब से टोटल क्या आएगा, 14,000 रेंट था, आउटस्टैंडिंग है, जो कि आप रेंट में ऐड करोगे तो प्रॉपर फिगर बन जाएगी C64,000, ठीक है ना। क्या C64,000। तो क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, विच साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर इनडायरेक्ट रेवेन्यू इनकम शोन। देखिए जो हमें इनडायरेक्ट रेवेन्यू आ रही है, जो हमारे लिए रेवेन्यू आ रही है बट वो इनडायरेक्ट नेचर की है, वो डायरेक्टली बिजनेस ऑपरेशंस के रिलेटेड नहीं है, इनडायरेक्ट है। जैसे कि कोई आपने एसेट बेच दिया जो कि 20,000 का था, आपने 25,000 का बेचा, जो 5,000 आपके पास ऊपर आया है, तो वो आपके लिए अब नॉर्मल गेन हो गया, ठीक है ना, ऑन द सेल ऑफ अ फिक्स एसेट। तो वो सिंपली आप क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं, ठीक है ना। तो राइट आंसर आएगा बी, क्रेडिट साइड। तो क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट इज ओपनिंग स्टॉक। देखिए ओपनिंग स्टॉक क्या होता है कि पिछले साल का जो भी आपके पास स्टॉक रह गया है, अब उसको आप नेक्स्ट ईयर में ऐसा ओपनिंग स्टॉक शो करते हैं, क्योंकि पिछले एक साल का था, अब उसको फेंक थोड़ी दोगे, अगले साल भी उसी को यूज करोगे, ठीक है ना। तो सिंपली वो होता है, इसमें से ऑप्शन है अनसोल्ड गुड्स फ्रॉम द प्रीवियस पीरियड ब्रॉट फॉरवर्ड, ठीक है ना। तो राइट आंसर, एक सेकेंड सॉरी, ठीक है ना। तो राइट आंसर आएगा बी, क्या, अनसोल्ड गुड्स फ्रॉम द प्रीवियस पीरियड ब्रॉट फॉरवर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, वेयर आर वेजेस नॉर्मली रिकॉर्डेड। देखिए सिंपली वेजेस जो होती हैं ना, वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। देखिए आप ऐसे याद रखिए, जो वेजेस है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, टी फॉर ट्रेडिंग, और जो सैलरीज है, एज फॉर सैलरीज, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, ठीक है ना। PL लिख रहा हूँ मैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, ठीक है। तो वेजेस जो है वो सिंपली डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 34 है, द टर्म नेट लॉस अपेयर्स ऑन विच साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज अ बैलेंसिंग फिगर। देखिए बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर का क्या मतलब हो गया कि देखिए जो डेबिट साइड थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की वो ज़्यादा थी, और जो क्रेडिट साइड थी वो कम थी, इसीलिए हमारा नेट लॉस आया है, और वो क्रेडिट साइड में आएगा। वो कहाँ पर आएगा, बैलेंसिंग फिगर वो कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। तो राइट आंसर बी है। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, विच ऑफ दिस इज अ मैनेजमेंट एक्सपेंस। तो इन दिए गए हुए ऑप्शंस में से मैनेजमेंट एक्सपेंस क्या है। देखिए इंटरेस्ट ऑफ लोन, एडवर्टीजमेंट और कैरेज इनवर्ड, ये तो बिजनेस रिलेटेड है। मैनेजमेंट एक्सपेंस क्या हो गया, ऑफिस रेंट, लाइटनिंग, ये सब मैनेजमेंट एक्सपेंस में आता है, ठीक है ना। तो सिंपली याद रख लो कि ऑफिस रेंट, लाइटनिंग वगैरह ये सब मैनेजमेंट एक्सपेंस में आता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 36 है, हाउ आर अब नॉर्मल गेन्स दैट इज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ अ फिक्स्ड एसेट रिकॉर्डेड। मैंने पहले ही बता दिया, जब अगर कभी आपको अब नॉर्मल गेन होगा कि मतलब 20,000 का जो फर्नीचर था आपने 25 का बेचा, जो वो 5,000 का आपको प्रॉफिट हुआ है, तो सिंपली आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो करोगे। तो इसका राइट आंसर आएगा बी, क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 37 है, विच ऑफ दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। तो इनमें से कौन सी जो है मेंटेनेंस एक्सपेंस नहीं है। देखिए रिपेयर्स एंड रिन्यूअर्स, ये तो मेंटेनेंस एक्सपेंसेस हैं। डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर, ये भी मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ही है। डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, ये भी मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ही है। लेकिन जो बैड डेट्स है ना, वो हमारे मेंटेनेंस एक्सपेंसेस नहीं है, वो तो ऐसे डेटर्स थे, ऐसा पैसा था जो हमें मिलना था पर वो नहीं मिला, तो ये हमारे लिए लॉस है, ठीक है ना। एक हिसाब से ये हमारे लिए लॉस है। तो इसका राइट आंसर आएगा सी, बैड डेट्स आर नॉट अवर मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। तो क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हाट डज कैरेज आउटवर्ड आउटवर्ड रिप्रेजेंट्स। देखिए कैरेज आउटवर्ड मैंने सिंपली बता दिया, ये आपका एक
इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आता है, और इसका मतलब होता है कॉस्ट ऑफ डिलीवरिंग गुड्स टू कस्टमर, ठीक है ना। जब हम फैक्ट्री में सामान लाते हैं वो कैरिज इनवर्ड है, जब हम कस्टमर्स की तरफ पहुंचाना चाहते हैं वो कैरिज आउटवर्ड है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 39 है, वेयर इज नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड एट द एंड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए नेट प्रॉफिट हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं जो कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, तो सिंपली हम वो कैपिटल अकाउंट में कैपिटल में ऐड कर देते हैं। हम कहाँ कर देते हैं, कैपिटल में ऐड कर देते हैं। तो राइट आंसर आएगा बी, कैपिटल अकाउंट इन द बैलेंस शीट। तो क्वेश्चन नंबर 40 है, द मैचिंग प्रिंसिपल इंश्योर्स दैट। देखिए मैचिंग प्रिंसिपल सिंपली कहते हैं कि जिस साल का खर्चा है उसी साल शो करो। तो रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस ऑफ द सेम पीरियड आर कंपेयर्ड, ठीक है ना, बी। ये आसान क्वेश्चन है तो इस वजह से मैं इन पर इतना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी इनमें से कौन है। देखिए लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी वो होती है जो जनरली हमें एक साल से के ऊपर हमारे ऊपर कर्ज होता है, मतलब इन द सेंस कि जो हमें मोर देन 1 ईयर के टाइम पीरियड में पे करनी है। जैसे कि बैंक लोन पेएबल इन 5 ईयर्स, ये हमारे लिए लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। बाकी ट्रेड क्रेडिटर्स हमें विद इन 1 ईयर करने होते हैं, बिल पेएबल्स भी हमें विद इन 1 ईयर करने होते हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेस भी विद इन 1 ईयर ही करनी होती है। बट जो लोन होते हैं वो मोर देन 1 ईयर के लिए होते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 42 है, विच आइटम इज शोन ऑन द लाइबिलिटीज साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो कौन सी जो टर्म है वो लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में शो होगी, तो सिंपली बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल जो कि हमारे लिए लाइबिलिटी है वो लाइबिलिटी साइड में शो होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 43 है, हाउ शुड गुड्स विदड्रॉन फ्रॉम प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज बी रिकॉर्डेड। देखिए सिंपली हम क्या करते हैं, देखिए हमारे लिए ड्राइंग है, तो जो गुड्स विड्रॉ किया है प्रोप्राइटर ने उसको हम सिंपली परचेजेस में से डिडक्ट कर देंगे। उसको हम सिंपली क्या कर देंगे, परचेजेस में से डिडक्ट कर देंगे। इस रिलेटेड एक पहले भी क्वेश्चन आया था आई गेस। व्हाट इज नॉन ट्रेडिंग इनकम। नॉन ट्रेडिंग इनकम क्या होती है। देखिए ट्रेडिंग इनकम होती है जो हमारे बिजनेस कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस से रिलेटेड हो, ठीक है ना। नॉन ट्रेडिंग होगी कि विदाउट, वो हमारे बिजनेस के रिलेटेड नहीं है। सिंपल सिंपल सी बात ये की है। जैसे प्रॉफिट फ्रॉम सेलिंग गुड्स, ये तो हमारी ट्रेडिंग इनकम है। डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, बिल्कुल। देखिए डिविडेंड्स जो हमें मिल रहे हैं, जो हमने इन्वेस्टमेंट शेयर्स पे की हुई है, वो हमारे लिए ट्रेडिंग इनकम नहीं है, वो हमारी इन्वेस्टमेंट है। तो राइट आंसर आएगा बी, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। तो क्वेश्चन नंबर 45 है, इन द स्पाइसमैन बैलेंस शीट वेयर इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्लेस्ड। देखिए सिंपली बात है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बैलेंस शीट में कहाँ आता है, तो वो भी लाइबिलिटी साइड आता है, ठीक है ना। तो इसमें इतना क्या करना। वट इज द क्रक्स रिगार्डिंग क्लोजिंग स्टॉक अपेयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस। देखिए जो क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में शो हो रहा है तो सिंपली इसका यह मतलब है कि हम उसको पहले ही एडजस्ट कर चुके हैं, ठीक है ना। उसको हम पहले ही एडजस्ट कर चुके हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में, ठीक है ना। तो राइट आंसर आएगा बी, इट हैज़ ऑलरेडी बीन एडजस्टेड टू अराइव एट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो राइट आंसर बी है। तो क्वेश्चन नंबर 47 है, व्हाट इज द स्पाइसमैन हेडिंग फॉर द बैलेंस शीट। देखिए बैलेंस शीट फॉर अ ऑन अ डेट बनती है, इतना याद रखिए कि बैलेंस शीट ऑन अ डेट बनती है, फॉर द पीरियड नहीं बनती। तो सिंपली इसमें से आ जाएगा बैलेंस शीट एज एट, ठीक है ना, बैलेंस शीट एज एट, फिर वो किस मतलब एक पर्टिकुलर डेट में बनती है। तो क्वेश्चन नंबर 48 है, विच आइटम इज डिडक्टेड फ्रॉम सेल्स इन द ट्रेडिंग अकाउंट। तो किसको हम सेल्स से डिडक्ट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, तो सेल्स रिटर्न को, ठीक है ना। तो सेल्स रिटर्न को हम डिडक्ट करते हैं सेल्स में से, ठीक है ना, तब हमारे पास नेट सेल्स आती हैं, ओके। तो ओ माय गॉड मेरी पीडीएफ को क्या हो गया, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 48 है, विच आइटम इज डिडक्टेड फ्रॉम सेल्स इन द ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है ना। ये हम कर चुके हैं, ठीक है ना। तो पीडीएफ में थोड़ा इशू हो गया था। तो 14 आई गेस ये कर चुके हैं ना हम, तो इसका राइट आंसर है सेल्स रिटर्न, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 49 है, हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है, हाउ इज इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस रिलेटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस क्या है, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस ये सिंपली हम
करंट ईयर से एक्सक्लूड करेंगे और शो करेंगे एज अ लाइबिलिटी, क्योंकि हमने एडवांस में, जब भी हम कोई चीज़ एडवांस में रिसीव कर लेते हैं और उसकी सर्विस नहीं देते या कुछ मतलब ऐसा होता है, तो वो हमारे लिए सिंपली लाइबिलिटी होती है और उसको हम करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से एक्सक्लूड कर देंगे और उसको हम एज अ लाइबिलिटी शो करेंगे बैलेंस शीट में। तो राइट आंसर आएगा बी। ओके, तो सॉरी, क्वेश्चन नंबर आएगा बी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिंग अकाउंट स्पाइसमैन। देखिए सिंपली डायरेक्ट एक्सपेंस इसमें से क्या है, देखिए फ्यूल, पावर एंड लाइटनिंग, यही है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस। बाकी ऑफिस सैलरीज, डिस्काउंट अलाउड, इंश्योरेंस, ये सब हमारे लिए क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, फ्यूल, पावर एंड लाइटनिंग। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपके लिए क्वेश्चन हेल्पफुल रहेंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।